माइकोबैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। माइकोबैक्टीरिया क्या है जी? ना ग्राम पॉजिटिव है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बस ये जो है एसिड फास्ट रॉड्स होते हैं, ठीक है। अब एसिड फास्ट का क्या मीनिंग है? लाइक इसमें अगर हम कोई भी एसिड डालते हैं तो हर बैक्टीरिया कलर अपना चेंज कर लेता है, लेकिन ये अपना कलर रिटेन रखता है, कभी भी अपना कलर छोड़ता नहीं है, ठीक है। इसका माइकोबैक्टीरिया की एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सेल वॉल के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा माइकोबैक्टीरिया, ये याद रखते हैं। आगे ये एक एरोब है, ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम के अंदर आगे क्लासिफिकेशन के अंदर आगे ट्यूबरक्लोसिस जिसने टीबी कॉज करवानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्सिटी में भी बहुत पूछा जाता है। इसको अब याद कैसे करना है? जीसीआर से। एक तो ये स्लो ग्रो करता है और ना ही ये ब्लड एगर पे भी नहीं ग्रो करता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल जो है वो मीडिया है, इसको कहते हैं लाउनस्टीन जेनसन मीडियम, बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसकी ग्रोथ करवा देते हैं, वैसे ब्लड एगर में बिल्कुल ग्रो नहीं होता। सी से हम कैटालेस प्रोडक्शन इसकी कर लेंगे, और आर से जीसीआर, आर से ये रेजिस्टेंट है, जितने एसिड्स डाल दो, अल्कलीस डाल दो, अपना कलर भी जो है वो नहीं छोड़ेगा, अपना कलर भी साथ रखेगा, लाइक रिटेन करेगा कलर। एसिड फास्ट ओ ए से साथ कर लें, ऑब्लिगेट एरोब है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर रहा है, जीसीआर और ओ ए अगर याद हो सकता है तो, ठीक है जी। इसकी जो लिप कंटेंट्स है, इसके सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, ये सब माइकोबैक्टीरियम है तो माइकोलिक एसिड एक ऐसा कंपोनेंट है, मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है। माइकोलिक एसिड की वजह से ही ये एसिड फास्ट इसकी प्रॉपर्टी है, और ये बिल्कुल जब हम इनहेल करते हैं ना, इनहेलेशन से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे अंदर जाता है, जब जाएगा तो माइक्रोफेजिस के अंदर छुप जाता है कि हमारे खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो जाए, तो ये माइकोलिक एसिड की वजह से ही ना ये बिल्कुल माइक्रोफेजिस के अंदर भी छुपने में भी मदद करता है। माइकोलिक एसिड की वजह से ही ये एसिड फास्ट जो है ना वो इसकी प्रॉपर्टी है। वैक्स डी जो है, इसने अपने अगेंस्ट इस कंपोनेंट जो सेल वॉल के अंदर एक ऐसा इसका कंपोनेंट है जो इसके खिलाफ जो है ना वो इम्यूनिटी को एक्टिवेट करवा देता है, एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करवा देता है, ठीक है। आगे फॉस्फेटाइड्स जो है ना, ये इसकी सर्वाइव मैक्रोफेजिस के अंदर भी अगर सर्वाइवल रहना है इसका, तो फॉस्फेटाइड्स पीपी से याद कर लो। फॉस्फोलिपिड्स कुछ भी नहीं, वो केस हीटिंग नेक्रोसिस करवाते हैं, बस माइकोबैक्टीरिया माइकोलिक एसिड है, वैक्स है इसके अंदर, और फॉस्फेटाइड्स हैं जो कि इसकी सर्वाइवल के अंदर हेल्प कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी एरोसोल से हमेशा जहाँ पे क्राउडी एरिया होगा, एक बंदे से दूसरे पर्सन में जा रहा है, न्यूट्रिशन पुअर है, साथ ही लो इतना स्टेटस अच्छा नहीं है सोशियो इकोनॉमिक, वहाँ से ये फैलता है। रेस्पिरेशन से जब हमारे अंदर जाएगा ना, अंदर जाके कोई एक्सोटॉक्सिन बनाएगा इसकी पैथोजेनेसिस में, ना कोई एंडोटॉक्सिन, बस इसने क्या करना है जनाब, इसने चले जाना है हमारे माइक्रोफेजेस के अंदर, माइकोलिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर, वहाँ जाके इसने छुप जाना है बिल्कुल, और फॉस्फेटाइड्स होते हैं जो इसकी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, ठीक है। और वहाँ जैसे ही जो मैक्रोफेजेस हैं वो फेगोसोम बनेंगे, तो लेकिन फेगोसोम लाइजोसोम के साथ ये नहीं बाइंड होने देंगे, लाइक वो जो फ्यूजन नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन, ठीक है जी। उसकी वजह से ये फ्यूजन नहीं होने देते फेगोसोम की मैक्रोफेज के साथ, ठीक है, फेगोसोम की लाइजोसोम के साथ। ट्रीफेगोसाइटोसिस कंप्लीट नहीं होने देते। इसका जो विरुलेंस फैक्टर है ट्री हेलोस डाईमाइकोलेट, ये भी एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट हमेशा यूनिवर्सिटी में आता है। ट्री हेलोस डाईमाइकोलेट किसका है विरुलेंस फैक्टर? तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा जी, अब टीबी किस तरह की होती है, कैसे आप लोगों को पता है कि टीबी होता है? पेशेंट आता है, उसके हमेशा जो है ना डायरिया हुआ होता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, रात को पसीने आते हैं, और मैं बताती हूँ प्राइमरी लीजन उसका हमें कैसे पता चलेगा जी उसको टीबी है? हम उसके एक्सरे के अंदर देखेंगे कि गोन फोकस नज़र आ रहा है लंग के लोअर लोब के अंदर। गोन फोकस मैं बताती हूँ कुछ भी नहीं है, वो एक प्राइमरी लीजन की इंडिकेशन है कि यार हाँ इसको ट्यूबरक्लोसिस है। वो एक ग्रैनुलोमा होता है, ठीक है, वो फाइब्रोसिस से हील हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ गोन फोकस। लेकिन उसके बाद ये क्या करेगा गोन फोकस? अगर फैल जाता है, प्रोग्रेसिव और आगे आगे डिजीज़ कॉज करवाता है, बैक्टीरियमिया कॉज करता है, मिलरी टीबी कॉज करवाता है, लाइक मिलेट्स की तरह जो बाजरे के दाने होते हैं उसकी तरह की टीबी भी कॉज करवाता है, और यहाँ पूरी बॉडी में फैल जाता है हिमेटोजीनस डिसेमिनेशन। लाइक आगे भी ये गोन फोकस से बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बैक्टीरियमिया का कॉज करवा देगा, और पूरी बॉडी में हिमेटोजिन डिसेमिनेशन ब्लड के ज़रिए भी फैल जाता है, और आगे प्रोग्रेसिव डिजीज़ भी करवा देता है। लेट मी शो यू अ गोन फोकस। दिस इज़ अ गोन फोकस। ये हमें लंग्स के अंदर बिल्कुल वाइट सा नज़र आ रहा है। इससे आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लोअर लोब ऑफ लंग के अंदर हमें ये गोन फोकस नज़र आता है। प्राइमरी टीबी है इस पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेकेंडरी टीबी के अंदर पता कैसे चलेगा? अगर सीएनएस भी साथ इन्वॉल्व है और साथ में वर्टिब्रल डिस्क वगैरह इन्वॉल्व है, तो हमें पता चलेगा ये सेकेंडरी टीबी। टीबी एक चीज़ की बीमारी नहीं है, टीबी लंग्स की तो है, लेकिन साथ साथ और पार्ट्स ऑफ बॉडी, लाइक जीआईटी के अंदर भी टीबी होता है, रीनल टीबी भी होता है, ठीक है, इस तरह से टीबी।
और बाद में जब एपिसिस के हो अपर लोब के ऊपर अगर कैविटी बना देता है, हम पता चलेगा जी ये सेकंड स्टेज का ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, सीएनएस भी इन्वॉल्व है, वर्टिब्री। अगर गोन फोकस नज़र आ रहा है, गोन फोकस तो ठीक है। अच्छा जी, गोन फोकस की एक और बात है, गोन फोकस के साथ अगर इतने से गोन फोकस छोटे छोटे से वो ग्रैन्यूल नज़र आ रहे हैं, अगर उसके साथ ही लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे कि गॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये गॉन कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने बता दिया। अगर उसके साथ लिम्फ नोड्स भी अंदर इन्वॉल्व कर लें तो। दो प्रोटीन्स भी पूछी जाती हैं, इसमें कौन सी प्रोटीन्स है? टीएनटी है, नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन है टीबी की, और साथ में अर्ली सेक्रेटिंग एंटीजन 6 है। ये दो प्रोटीन्स है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। हमेशा दो चीज़ें, लाइक टीबी एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो इसके लियंस भी दो तरह के। एक्सुडेटिव लियंस है, लाइक जहाँ पे हुआ है इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक्सुडेट लियंस है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है और उसके बाद जो सेंटर में वहाँ पे एक जिएंट से सेल्स हैं ये सेंटर में, और बाहर छोटे छोटे से एपिथेलॉइड नेचर के सेल्स हैं, तो पता चलेगा ये ग्रेनुलोमेटस लियन है। समझ आ गई? ये देखो एपिथेलॉइड सेल्स हैं, ये साइडों पे छोटे छोटे, और सेंटर में ये जिएंट जो बड़े बड़े से हैं ना, इसको ये सेल्स हैं। ठीक है, समझ आ गई? दो लियंस, एक्सुडेटिव जो फोरन हो जाता है और ग्रैनुलोमा जो बाद में ग्रैनुलोमा बना देता है और इस तरह का ग्रैनुलोमा हो जाता है। ठीक है, ये हील कैसे करेगा? फाइब्रोसिस से, कैल्सिफिकेशन से। ठीक है जी, आगे देखें ऑर्गेनिज्म ये फैलेगा कैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। या देखो, या तो ब्लड से फैल सकता है पूरी बॉडी में, या तो टबरकल बैसिलाई की। टबरकल बैसिलाई एक ऐसी जेनरा है जिसकी आगे से स्पीशी हम पढ़ रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो टबरकल है ये अपना मतलब अपने जितने भी कंटेंट्स हैं वहाँ पे रिलीज़ करेगा और यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स में चला जाता है, जीआईटी में, जहाँ जहाँ डिफरेंट जगहों पे फैल जाता है। आगे ब्लड स्ट्रीम से भी फैल सकता है हमारे दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमेशा टीबी जो है वो पल्मोनरी टीबी नहीं, वो बहुत सी टीबीज़ होती हैं, जीआईटी टीबी होती है। पता कैसे चलेगा? टीबी या फीवर होती है, उसको नाइट स्वेट्स आते हैं, फटीगी है, तो वो आएगा पेशेंट साथ, उसका वेट लॉस हुआ होगा, डायरिया उसको हुआ ही होता है। ठीक है, तो डायरिया और एब्डोमिनल पेन, अगर लंग्स इन्वॉल्व हैं, लाइक वो ये क्या हेमेटोपोइटिस ये है कि हीमोटीसिस, सॉरी, इसमें ब्लड आता है हमारे थूक के साथ। ठीक है, और स्पूटम के साथ अंदर ब्लड आता है, कफ साथ खांसी लगी होती है, बड़ी परसिस्टेंट खांसी होती है। अब वेट लॉस हुआ, अगर डायरिया भी होता है साथ, एब्डोमिनल पेन, और कभी कभी होता है जिनको हेमरेज भी हो जाता है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाता है जीआईटी टीबी के अंदर। वेट लॉस, डायरिया तो हमेशा जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन है टीबी की। ओरोफेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, कुछ नहीं है। ओरोफ्रेंजियल ट्यूबरक्लोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे रीनल ट्यूबरक्लोसिस है। डिसयूरिया, उन पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस है तो डायरिया है तो डिसयूरिया भी है, और साथ में फ्लैंक पेन जिसको वक्की की दर्जा किडनी प्रेजेंट होती है क्योंकि रीनल टीबी है, सही है। और यूरिन के अंदर भी साथ में ब्लड आ रहा है, हिमेटयूरिया है। स्टीराइल पाययूरिया क्या होता है कि पस सेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक वाइट ब्लड सेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यूरिन में। अदर कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है, इसकी बहुत बुरी कॉम्प्लिकेशंस है ये स्क्रोफुला आप लोगों ने आई गेस पहले भी सुना होगा। स्क्रोफुला में क्या होता है, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स बड़े बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं हमारे गर्दन में, बिल्कुल नेक रीजन में। ठीक है, वो पेनलेस होते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड से भी पता लग जाता है, और कुछ के तो बाहर नज़र आ रहे होते हैं। ये मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ स्क्रोफुला। आगे पॉट्स डिजीज़ क्या होती है? पॉट डिजीज़ जिसके अंदर ना लाइक उनकी ना पीछे से स्पाइन नज़र आने लग जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से ही बाहर की तरफ निकल आता है एक टाइम। मिलिट्री टीबी के अंदर ना पूरे लंग्स के अंदर छोटे छोटे से ना वो दाने दाने फैल जाते हैं, तब भी पता चलेगा टीबी है। अरिथीमा नोडुसम बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें क्या होगा, नोड्यूल्स अपीयर हो जाते हैं हमारे टांगों पे, तिबिया और अल्ना के सामने बाजू पे नोड्यूल्स नज़र आ रहे, वो पेनलेस नोड्यूल्स होते हैं जी। एक मिनट में आपको लेट मी शो यू, ये देखो ये एरिथीमा नोड्यूसम है, ये ऐसे नोड्यूल्स पूरी टांगों के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये एरिथीमा नोड्यूसम बिल्कुल, ये भी टीबी है। ठीक है जी, आगे मिलिट्री ट्यूबरक्लोसिस, ये देखो मिलेट सीड्स की तरह पूरे लंग्स के अंदर छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं, ये मिलिट्री टीबी हो जाता है। आगे इसकी एक और कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है ये पॉट डिजीज़, ये देखो ज़रा, पॉट डिजीज़ में बिल्कुल इस तरह हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम बाहर से नज़र आना स्टार्ट हो जाता है लोगों का। और ये स्क्रोफुला है, ये नेक के अंदर जो है ना लिम्फेडेनाइटिस हुआ हुआ, लिम्फ नोड्स जो है ना वो बड़े बड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये भी नज़र आ रहे हैं हमें इसके स्क्रोफुला के जी। ठीक है, इसके बाद हम लैब डायग्नोसिस की पढ़ेंगे। हमें पता तो है लाउनस्टीन जो जेनेसिस मीडिया है उसी के ऊपर ग्रो करेगा, हमारा ग्रो करता है ये
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है जी, हमेशा एसिड फास्ट जितने भी बैक्टीरिया है जो अपना रिटेन करते हैं अपने कलर को, उसको हम करते हैं ज़ील नेल्सन स्टेनिंग के साथ, क्योंकि एसिड फास्ट बैक्टीरिया का हमेशा। ठीक है, एक बैक्टेक मीडियम होता है, इसके अंदर ऐसे रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। अगर तो बैक्टेक मीडियम ऐसा मीडियम है, अगर इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट, सस्केप्टेबिलिटी टेस्ट भी करवा सकते हैं, और इसमें NAAT टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लैब टेस्ट है वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज टेस्ट है। ठीक है, और PPDA स्किन टेस्ट। TB को हम ना स्किन टेस्ट से भी बता सकते हैं, लाइक कुछ हम प्रोटीन्स, प्योरीफाइड प्रोटीन्स इंट्राडर्मली स्किन के अंदर इंजेक्ट करेंगे, और हम 2 दिन के लिए 2 से 3 दिन के दरमियान जो है ना वो चेक करेंगे कि उसका लियन का साइज़ कितना है। अगर तो स्वेलिंग का साइज़ 5 से कम है तो हमें पता चलेगा जी डेफिशिएंट इम्यून सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम है। अगर उसका साइज़ जो है वो 10 से ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अगर 15 मिलीमीटर से उसका साइज़ ज़्यादा है तो कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है। TB को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी से भी करवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इसमें क्या है कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं। इससे कॉन्टेक्ट में तो नहीं आते, लाइक हम सिम्टम्स देख रहे होते हैं पेशेंट की, हर दवाई के बाद एंटी TB जितनी भी ड्रग्स है, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड फर्स्ट लाइन ड्रग है, तो हम देख रहे होते हैं कि इसके बाद इन पेशेंट्स के अंदर क्योंकि TB तो छोटी मोटी बीमारी नहीं है, वो 6 to 9 मंथ्स तक होती है, तब तक हमने उसको देखना है। कुछ पेशेंट जैसे ही उनके सिम्टम्स बेहतर होने लग जाते हैं वो अपनी दवाई छोड़ देते हैं, कुछ के अंदर रेजिस्टेंट हो जाती है, कुछ लोग ना रेजिस्टेंट होते हैं आइसोनियाजिड एंटी TB ड्रग्स के, तो उन्हें पता नहीं होता, फिर भी वो दवाई खा रहे होते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी करते हैं, कंप्लीट थेरेपी करते हैं। ये नहीं जब तक पेशेंट कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता, ये नहीं कि बस वो अपने सिम्टम्स बेहतर नज़र आए और वो छोड़ दें। अच्छा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती हैं हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो मल्टी रेजिस्टेंट होती है, लाइक वो फर्स्ट जो एंटी TB ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन आइसोनियाजिड और रिफाम्पिन के बिल्कुल रेजिस्टेंट हुई होती हैं, तो इसमें हम सेकंड लाइन ड्रग देते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, कुछ स्ट्रेन्स होती हैं जो क्या कॉज करवा सकती हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट TB, लाइक उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स पहले फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकेंड लाइन ड्रग दोनों के खिलाफ जो है ना वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो फिर हम उसे एक थर्ड लाइन ड्रग्स दे देते हैं, बेडक्विलीन या लाइनसोलिड वगैरह। ठीक है, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, अब याद कर लें इसको। अच्छे बैक्टेक मीडियम से बताया जाता है। ठीक है, स्क्रोफुला, पॉट्स डिजीज़, पता कैसे चलेगा? TB हमारी हमेशा पल्मोनरी होती है, साथ रीनल भी होती है, GIT भी होती है। ठीक है, रीनल में भी पता लग गया आपको, GIT में भी आ गया, और रीनल में भी क्या खून आता है साथ साथ यूरिन के साथ, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये था जी हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म। अगला ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मैं अब दिखाती हूँ आपको क्लियरली। ये ब्लू कलर के बैकग्राउंड के लिए रेड कलर के अंदर जो रॉड्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, इसकी समरी मैं एंड पे जाके दे देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वो सिर्फ ह्यूमन्स में होता था, ये तो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लाइक वो कि हम अगर किसी को TB है, हम उसके साथ रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं उस इन्वायरमेंट में, तब वो फैलता है। ये बहुत ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में, और वो सिर्फ पिग के अंदर भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन ये इतना पैथोजेनिक नहीं है पिग के अंदर। एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस। ग्रोथ की बेस पे करें हम तो 4 ग्रुप्स के अंदर करते हैं। 3 जो है वो बिल्कुल स्लो ग्रोथ कर रहे होते हैं, और पिगमेंट की बेस पे करें तो हम 3-4 किस्म के पिगमेंट्स होते हैं। मैं बताती हूँ, पहले 3 स्लो ग्रोथ करते हैं, और 4th वाला जो है वो सिर्फ एक रैपिडली ग्रोइंग है जी एटिपिकल बैक्टीरिया। पिगमेंट पहले वाला जो है फोटोक्रोमोजेंस है, लाइक लाइट की प्रेजेंस में ये येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ होते हैं स्कोटोक्रोमोजेंस 2 वाले जो सेकंड के अंदर आ रहे हैं, जो डार्क के अंदर पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और बिल्कुल जो नॉन क्रोमोजेंस हैं जो पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करते, ना उसमें लाइट में ना डार्क में। ठीक है, आगे इसके इसके अंदर स्पीशीज़ कौन कौन से आते हैं? माइकोबैक्टीरियम कैंसरसाई, ये बिल्कुल हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरह है, पल्मोनरी डिजीज़ कॉज करवाएगा। इसके अंदर एक मैरिनम भी आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम क्या है? स्विमिंग पूल का ग्रैनुलोमा, जो नहा के आते हैं गंदे पानी में, स्विमिंग पूल में, बारिश के पानी में, वहाँ जो है ना वो उनके ऊपर ग्रैनुलोमा ज़ख़म बने होते हैं। ठीक है, वो माइकोबैक्टीरियम मैरिनम की वजह से होते हैं। ये क्लास 1 के अंदर आ गए। ग्रुप 2 के अंदर जो है ना वो
स्क्रोफोलेशियम है, जो स्क्रोफुला मैंने अभी आपको दिखाया है, गर्दन के अंदर मोटे मोटे जो है ना वो लिम्फ नोड्स की वो हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, लेकिन पेनलेस होते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 के अंदर जो है ना वो इंट्रा सेलुलर कॉम्प्लेक्स लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर पल्मोनरी डिजीज़ आ जाती है, इंट्रा सेलुलर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट के अंदर कैंसरसाई पढ़ लिया, मेरिनम जो स्विमिंग पूल में था, और सेकंड के अंदर वो स्क्रोफोलेशियम जो हमारे गर्दन के अंदर होता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट। और आगे थर्ड के अंदर आ जाती है इंट्रा सेलुलर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जी टाइप 4 के अंदर, ग्रुप 4 के अंदर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट अब्सेसिस और स्पेगमेटिस। स्मेगमेटिस अब क्या है, हमारा जो स्मेगमा होता है नॉर्मल, उसका नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। स्मेगमा क्या है, हेम्पेनिस की फोरस्किन के अंदर जो है ना वो स्मेगमा नजर एक मटेरियल है, ठीक है। अब्सेसिस भी बिल्कुल हमारे क्रोनिक लंग इन्फेक्शन करवाएगा, साथ स्किन का भी इन्फेक्शन करवाएगा, बोन का भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और ये देखें फोर्टिटम कोलोनी कॉम्प्लेक्स, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट और ऐसे लोग जिनके अंदर साथ साथ प्रोस्टेटिक हिप जॉइंट्स इन्फेक्शन है, उनके अंदर भी ये होगा। पहले 3 आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, और फोर्थ के अंदर जो है ना वो अब्सेसिस कर लें, स्मेगमेटिस कर लें। इसकी क्लासिफिकेशन में कैंसरसाई, मेरिनम कभी भी नहीं भूलना। पहला फोटोक्रोमोजेंस है, फिर स्कोटोक्रोमोजेंस है, फिर नो क्रोमोजेंस है, ठीक है। कैंसरसाई, मेरिनम, फिर स्क्रोफोलेशियम 2 में, और थर्ड के अंदर जो है वो इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है लेप्री, बहुत इंपॉर्टेंट कह लें, लाइक पहले वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट इसको कह लें, लेकिन इसकी जो डिज़ीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी एक डिज़ीज़ है हमारी स्किन की, नर्व्स की और आइज़ की, ठीक है। हैंसन डिजीज़ इसने लेप्री ने कॉज करवानी है, इसको याद रखना है। इसको कभी भी हम जो है वो लेबॉर्ट्री में ग्रो नहीं करवा सकते, बल्कि इन्हें कुछ एनिमल्स में ग्रो करवा सकते हैं, जैसे माइस वगैरह हो गया, ठीक है। ह्यूमन जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस उससे कम पे ये ग्रो करता है लेप्री, ठीक है जी। और ये स्किन और सुपरफिशियल नर्व्स के अंदर ग्रो करता है। वीक एसिड फास्ट है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम में एसिड फास्ट तो होगा ना, और माइकोबैक्टीरियम का याद रखना उसकी सेल वॉल के अंदर हमेशा लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। जिन लोगों को आगे ही लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है, अगर उनके साथ अगर हम ज़्यादा देर कॉन्टैक्ट पे रहते हैं कॉन्टैक्ट में, तो हमें भी हो सकता है ये, क्योंकि उन पेशेंट्स के अंदर उनके स्किन लेयन से और उनकी सिक्रीशन से कॉन्स्टेंटली जो है ना वो बार बार बहुत ज़्यादा ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, वो फिर हमें भी इफेक्ट करता है। ये जो माइकोबैक्टीरियल लेप्री है, मैं बताया स्किन का, नर्व्स का। अब स्किन के अंदर इसकी पैथोजेनेसिस में भी यही करना है, ये रेप्लिकेट करेगा स्किन के हिस्टियोसाइट्स के अंदर, और नर्व्स की बात होगी श्वान सेल्स ऑफ नर्व्स के अंदर। नर्व को डैमेज कैसे करेगा, या तो बैक्टीरिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा हमारे नर्व्स के साथ, और या तो फिर ये जो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और वो नर्व्स को अटैक कर दें, ठीक है। स्किन और नर्व्स इसकी पैथोजेनेसिस में भी आगे 2 इंपॉर्टेंट है लेप्रोसी हमारे पास, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी होती है और लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है। हाँ जी, तो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी जो है ना वो एक ही मतलब होता है, ज़ख्म होता है जिसके अंदर हाइपोपिगमेंटेड स्किन लेयंस होता है। लेप्रोमेटस जो लेप्रोसी है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पेनफुल नोड्यूल्स होते हैं। मैं एक बार दिखा दूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी है, हाइपोपिगमेंटेड एक ही जो है ना फ्लैट सा लियन है, ठीक है। ये ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी है, लेकिन ये जो छोटे छोटे नोड्यूल्स लाइन लाइक फेस आ रहा है, ये सारा है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ठीक है। ये बहुत सारे लाइन लाइक फेस आ जाते हैं, नोड्यूल्स आ जाते हैं पूरी बॉडी पे फेस के ऊपर, और अगर एक ही सिंगल सा फ्लैट सा हाइपोपिगमेंटेड है तो ये ट्यूबरकुलॉइड है लेप्रोसी। देखो अभी जो मैंने दिखाया बिल्कुल हाइपोपिगमेंटेड सा एक लियन आ गया, और साथ में और उसके ऊपर ये जो मैंने अभी जख्म दिखाया उसके ऊपर सेंसेशन बिल्कुल लॉस्ट हो जाती हैं, लेकिन लेप्रोमेटस के अंदर लाइन लाइक मोटे मोटे नोड्यूल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अरिथीमा नोड्यूसम भी उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। जो टांगों के ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं पेनफुल। दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी जो है वो एक कह लें कि मॉडरेट फॉर्म है, लेकिन ये स्वीयर फॉर्म है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ठीक है। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी के अंदर क्या होगा, जख्म सिर्फ 1 से 5 तक होंगे, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा जख्म पूरी बॉडी पे नज़र आ रहे हैं और नोड्यूल्स की फॉर्म में है तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, ठीक है। एक साइड पे ही अगर सिर्फ एक साइड इन्वॉल्व है तो ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी है, लेकिन लेप्रोमेटस जो कि एक स्वीयर फॉर्म है उसमें दोनों साइड्स इन्वॉल्व हैं बॉडी की। नर्व ट्रंक सिर्फ एक ही अफेक्ट होता है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्व ट्रंक्स इन्वॉल्व होते हैं ये स्वीयर फॉर्म में लेप्रोमेटस में। इसी तरह थोड़े से बैक्टीरियाज चाहिए हमें, उनकी नंबर ऑफ बैक्टीरिया थोड़े चाहिए इसको डिजीज़ कॉज करने में ट्यूबरकुलॉइड के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें चाहिए लेप्रोमेटस लेप्रोसी के अंदर, ठीक है। और अगर चांसेस क्या हैं फैलने के, इसके कम है ट्यूबरकुलॉइड के, लेकिन वो स्वीयर है तो उसके ज़्यादा हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स भी इसके अगेंस्ट फिर भी मॉडरेट के अगेंस्ट प्रेजेंट है,
लेकिन हमारा इम्यून रिस्पॉन्स लेप्रोमेटस के अंदर कह लें एब्सेंट है या तो बिल्कुल थोड़ा सा है, नहीं तो है ही नहीं है। और ये क्या करता है, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी अगर हुई हो तो वो प्रोड्यूस करते हैं इंटरफेरॉन बिल्कुल गामा और इंटरफेरॉन बीटा सक्रीट करते हैं हमारे बिल्कुल सिवियर लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ठीक है जी, इसको हम पीसीआर से बता सकते हैं, लाइक डीएनए को का टेस्ट करके हम बता सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है ट्यूब माइकोबैक्टीरियम बिल्कुल लेप्री के अंदर। स्किन और नेज़ल स्क्रैपिंग, लाइक नेज़ल का अंदर वो जो झिल्ली होती है उससे हम, और स्किन का स्पेसिमन लेके बता सकते हैं। जेड एन स्टेन से बता सकते हैं, ठीक है। और सीरोलॉजी, लाइक अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो रही है तो हम तब भी कह सकते हैं कि जी IgM कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। ठीक है जी, और इसी तरह हमारी ये माइकोबैक्टीरियम की वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन इसमें याद करने वाली जो चीज़ें पहले दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टीबी और साथ में ये जो आप एटिपिकल बैक्टीरिया, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम पढ़ा है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।